आपके लेक्चर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11। ओके, हम लोग ये जो सीरीज है ये हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के लिए, सेकेंड ईयर के लिए हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे अमीन्स, राइट। ये हम लोग स्टार्ट किया था हमने। और अगर मैं बता दूं तो रिविजन्स में हमने, अगर मैं रिविजन की बात करूं तो हमने रिविजन के अंदर नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स किए थे, है ना। नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हमने इसके अंदर कर लिए हैं। उसके साथ में हमने इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशंस करे थे। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस किसके? नाइट्रो कंपाउंड्स के। मेथड ऑफ प्रिपरेशंस हमने किया नाइट्रो कंपाउंड्स के, NO2 मॉलिक्यूल्स के। उसके साथ में हमने यहाँ पर रिएक्शंस की थी, रिएक्शंस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। उसके अलावा हमने स्टार्ट किया था अमीन्स, एंड अमीन्स के अंदर हम लोगों ने इसके अंदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ ली थी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने इसके अंदर पढ़ लिया था, ओके। एंड उसके साथ साथ में हमने इसके अंदर और क्या किया था, हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हमने इसकी, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, अमीन किस तरीके से दिखता है हमें, जो लोअर अमीन्स होते हैं वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, हायर अमीन्स हमें कैसे दिखाई देते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग इसकी बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, ओके। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़, ओके बच्चों। तो आज हम लोग फोकस करते हैं कि अमीन्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, राइट। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 11। और लेक्चर नंबर 11 के अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं, और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट की, तो हम या तो वो सबस्ट्रेट एसिडिक हो सकता है, या वो सबस्ट्रेट न्यूट्रल हो सकता है, या वो सबस्ट्रेट बेसिक नेचर का हो सकता है। तो हमें बात करनी है कि जो हमारा अमीन है वो अमीन किस नेचर का है, राइट। तो अमीन, जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हम ये डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास में अमीन्स हैं, जितने भी हमारे पास में अमीन्स होते हैं, दे ऑल आर बेसिक इन नेचर, है ना। दे ऑल आर बेसिक इन नेचर। बेसिक मतलब क्षारीय प्रकृति के होते हैं, बेसिक इन नेचर। अब बेसिक इन नेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे मैडम? हाउ कैन वी डिफाइन द बेसिक इन नेचर? तो देखो, हम लोग ऐसे बोलते हैं, जो बेस होते हैं, बेस के लिए हमारे पास में कई चीज़ें हैं, कई तरीके के लॉज हैं, उनको हमें डिफाइन करना होता है। जैसे एसिड बेस हमारे पास में कुछ थ्योरीज है, तो कुछ बेसिक थ्योरीज की बहुत सारी थ्योरीज है, उसमें से पहली थ्योरी ये कहती है, जो भी OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स दोज, इसको अपन ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा सिस्टमैटिकली, दोज मॉलिक्यूल्स who released OH minus ion in aqueous solution is known as base. अकॉर्डिंग टू, ये किसके अकॉर्डिंगली है? आरहेनियस के अकॉर्डिंगली, आरहेनियस के अकॉर्डिंगली, आरहेनियस थ्योरी है हमारे पास में, उसके अकॉर्डिंगली। सेकंड हमारे पास में बेस क्या होते हैं, है ना, दोज मॉलिक्यूल्स who donates their pair of electrons, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? डोनेट करते हैं। तो उन्हें भी हम लोग क्या बोलते हैं? बेस कहते हैं। और उन्हें हम एक्चुअल में कहते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं? लुईस बेस, ओके। ये किसके अकॉर्डिंगली है? लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। और थर्ड हम बोल सकते हैं कि when molecule easily accept hydrogen ion, है ना, OH plus ion is known as base, ठीक है। ये भी हमारे पास में एक कंसेप्ट है ना। तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट है, इसे हम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट,
फाइन। तो बेस को हम लोग कई अलग अलग थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम लोग अलग अलग होते हैं, इसके अलावा भी थ्योरीज होती हैं हमारे पास में, बट हम मेरे को लगता है कि जो लुईस बेस कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अमीन्स को आसानी से समझ पाएंगे या उनके बेसिक कैरेक्टर को हम आसानी से समझ सकते हैं। सो अमीन्स आर बेसिक इन नेचर। अब वो बेसिक इन नेचर क्यों है उसकी हम बात करते हैं। देखो अमीन्स के अंदर अगर मैं पहले बात करती हूँ अमोनिया की, तो अमोनिया के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है, एंड ये जो नाइट्रोजन एटम है ये sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। किसमें है, sp3 हाइब्रिड स्टेट में है ना। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन है इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है तो इसके पास में क्या है, वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। तो ये क्या करता है, दे इजीली डोनेट देयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपने इजीली क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अगर ये डोनेशन की टेंडेंसी रखता है तो इसका मतलब दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर। ओके, तो ये क्या होगा हमारे पास में, बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको ऐसे बोला कि NH3 है और इसके रिएक्शन अगर मैं H+ आयन से करा दूं तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट भी कर लेगा। देखो H+ आयन को क्या कर लेगा, NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और इसने इस H+ आयन को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। सिमिलरली वे में ये तो अमोनिया था, तो अमीन्स क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अगर मेरे पास में RNH2 है तो वो भी तो क्या करेंगे, H+ आयन को एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे, इस H+ आयन को एक्सेप्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, RNH3 पॉजिटिव मॉलिक्यूल बना लेंगे। समझ में आती है। तो ये क्या कर रहा है, एक हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट भी कर रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये क्या है, हमारे पास में बेसिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं हमारे पास में, बेसिक नेचर के होते हैं। तो जितने भी हमारे पास में अमीन्स होते हैं, जितने भी हमारे पास में, हम बोलेंगे कि एक तो हमारे पास में अमोनिया as well as derivative of ammonia, okay, derivative of ammonia such as amines हम उसमें हम लोग प्राइमरी अमीन्स, सेकेंडरी अमीन्स एंड टर्शरी अमीन्स की बात करेंगे। अमीन्स आर बेसिक इन नेचर, ओके बेटा, ये बेसिक नेचर के होंगे हमारे पास में, है ना। अब हम कंपैरिजन करते हैं कि अगर अमोनिया बेसिक नेचर का है तो क्या स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करेगा या वीक बेस की तरह काम करेगा। सो अगर हम लोग यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करें, है ना, बेसिसिटी स्ट्रेंथ की बात करते हैं ना, बेसिसिटी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि दैट हम यहाँ पर लिखेंगे दैट अमीन्स आर weak base as compared to the कार्बेनियन आयन, है ना, कार्बेनियन आयन मतलब C- आयन, है ना, हाइड्रोक्साइड आयन मीन्स हम इसमें बात कर रहे हैं OH- आयन की, है ना, एंड एल्कोक्साइड आयन्स। इसका मतलब क्या है, एल्कोक्साइड आयन का मतलब होता है ये वाला आयन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो अमीन्स होते हैं वो वीक बेस होते हैं कार्बेनियन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन के कंपैरिजन में, ओके। क्योंकि ये अलग तरीके से वाटर के साथ में क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। कैसे करते हैं विक्रम, देखो ये हमारे पास में जब रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास में मान लीजिए ये अमीन है हमारे पास में, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी अमीन, ओके। ये हमारे पास में क्या हो गया है, R, ये हो गया हमारे पास में NH2, ओके। इसकी रिएक्शन हमने मान लीजिए वाटर से करा दिया, तो HOH से मैंने इसकी रिएक्शन कराई, तो ये रिएक्ट तो करेगा इसके साथ में, तो ये क्या बना लेगा, RNH3 पॉजिटिव बना लेगा, प्लस यहाँ से OH- आयन को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, तो OH- स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, वीक। तो ये वीक बेस है एक तरीके से, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे पास में अमीन्स होते हैं, है ना, दे अमीन्स आर, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अमीन्स आर, नेक्स्ट पॉइंट इसी में, अमीन्स आर more basic as more basic than the alcohols, ये अल्कोहल से क्या होते हैं, मोर बेसिक होते हैं, बिकॉज, क्यों होते हैं, तो बिकॉज एक मिनट रुकिएगा, बिकॉज नाइट्रोजन एटम हैज लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा, लो होती है ना, देन दी ऑक्सीजन एटम, ओके। तो ऑक्सीजन एटम के कंपैरिजन में इसकी जो इलेक्ट्रिविटी क्या होती है, लो होती है, तो है ना, सो दैट इट कैन इजीली अटैच टू द हाइड्रोजन, सो दैट it can easily attached with हाइड्रोजन एटम, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। तो अमीन्स हमारे पास में C- आयन, OH- आयन और OR- आयन से वीक बेस होते हैं। उसके अलावा अमीन्स जो होते हैं ना वो मोर बेसिक होते हैं अल्कोहल से, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट होता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जबकि नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर होती है और उसकी वजह से वो क्या करता है, हाइड्रोजन को इजीली अटैच कर लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक्चुअल में बात करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ की। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं ना, अमीन्स की क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना होता है, द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स, है ना। जब भी हम बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमीन्स करते हैं तो देखो हम यहाँ पर 2 बेसिस के ऊपर इनकी स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन कौन सी होती है, एक तो हमारे पास में होता है कैलकुलेटिव मेथड, है ना। कैलकुलेटिव मेथड के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या बात करेंगे, हम लोग डिसोसिएशन, और हम इसको ऐसे बोल सकते हैं बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट, बाय बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, कि अगर मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाए, उसके थ्रू मैं इसके ना इसके जो बेसिक कैरेक्टर है उसको, स्ट्रेंथ को क्या कर सकती हूँ, डिफाइन कर सकती हूँ। सिमिलरली वे में जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास में होता है दैट इज कॉल्ड आप इसको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट्स के थ्रू भी हम इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको कैलकुलेटिव मेथड, आप इसको थ्योरी मेथड बोल सकते हैं, थ्योरी मेथड और कंसेप्चुअल मेथड, है ना, और क्या बोल सकते हैं, कंसेप्चुअल मेथड, है ना। और हम इसको कंसेप्चुअल मेथड में हम एक्चुअली में क्या पढ़ते हैं, हम इसमें पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, कि हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू भी हम इनको क्या कर सकते हैं, इनके बेसिक कैरेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमारे पास में क्या क्या हो सकते हैं, हमारे पास में रेजोनेंस इफेक्ट हो सकता है, हमारे पास में इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है, और हमारे पास में हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, ठीक है। ये सारे इफेक्ट हमारे पास में वहां पर हो सकते हैं। क्या हो सकता है, रेजोनेंस, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब आपने पढ़े हुए हैं, और इनके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल की एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ को डिफाइन कर सकते हैं। एक एक करके मेथड को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलकुलेटिव मेथड से, या फिर बाय बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओके। अब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये हमारे ऊपर है ना, इट डिपेंड्स ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
आपने एक रिएक्शंस या आपने 11th में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है और फेज इक्विलिब्रियम होता है ना। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। सेकेंड ईयर के अंदर फिजिकल की बुक जो है उसके अंदर भी हमारे पास में ये चैप्टर है, यूनिट शायद 3rd है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज फेज इक्विलिब्रियम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर के थ्रू हम लोग उसी चैप्टर के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं एसिड डिसोसिएशन और बेस डिसोसिएशन। जनरली 11th का टॉपिक है। केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास में है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास में क्या होता है कि जब भी हमारे पास में, जैसे अगर मैं बेस की बात कर रही हूँ तो कंसिडर अ रिएक्शन, है ना, कंसिडर अ रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन को आप कंसिडर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बेस लिया है तो NH2 मैंने लिया है, अमीन लिया है, इसके साथ में मैंने वाटर की रिएक्शन कराई है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा इस H पर डिपेंड करेगा, ये OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास में N पॉजिटिव H3 बन जाएगा, प्लस मेरे पास में यहाँ से क्या होगा, OH माइनस आयन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, मैं बोलती हूँ कि ये रिएक्शन अगर दोनों तरफ होती है, मतलब एक बार आयन अटैच्ड होता है नाइट्रोजन से, एक बार आयन रिमूव होता है, तो बोथ साइड रिएक्शन ना चल रही है। तो इसके लिए अगर मुझे ये बेस है मेरे पास में, ये क्या है मेरे पास में, अगर बेस है तो यहाँ पर मैं रिएक्शन को कैसे लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये मेरे पास में प्रोडक्ट हो जाएगी। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पर रिएक्टेंट लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या क्या है मेरे पास में, देखो मेरे पास में होगा RNH3 पॉजिटिव की कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन मेरे पास में यहाँ पर जाएगा RNH2 की कॉन्सेंट्रेशन और हमारे पास में हो जाएगा वाटर की कॉन्सेंट्रेशन। फाइन। इफ अगर मैं ऐसे बोलती हूँ कि इफ वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर इज इन एक्सेस, अगर मेरे पास में वाटर क्या है, एक्सेस में प्रेजेंट है, तो हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन को क्या मानेंगे, वाटर कॉन्सेंट्रेशन को, तो हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, वो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे। अगर कोई भी चीज एक्सेस में होती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे वाटर है, सॉल्वेंट जो है अगर वो एक्सेस में है तो हम उसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट लिख सकते हैं, कांस्टेंट मतलब 1 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस H2 को हटा दें तो हमारे पास में एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Kb इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, ओके ये है OH माइनस आयन अपॉन, यहाँ हमारे पास में हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RNH2 अमीन, है ना, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नाउ इस रिएक्शन से, ये जो रिएक्शन है, जैसे मैंने बोला ये मेरे पास में सेकंड 1 रिएक्शन है, ये मेरे पास में सेकंड रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर जैसे जैसे मैं बोलूँगी कि Kb की वैल्यू जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के, किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे Kb की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे Kb की वैल्यू डिक्रीज होगी वैसे वैसे स्ट्रेंथ जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या आपको ये वाली बात समझ में आती है? एक और मेथड होता है समटाइम्स, है ना, द बेसिक strength is also defined by the pKb values, है ना, pKb values। What is pKb values? तो हमारे पास में देखो क्या होता है, pKb means होता है, देखो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, ये जो हमारे पास में P होता है, P it means माइनस लॉग, ओके, तो pKb बराबर हो जाएगा हमारे पास में माइनस लॉग Kb। और हमेशा ध्यान रखिएगा दैट Kb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद pKb, है ना, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास में बेसिक स्ट्रेंथ के, ओके, किसके, बेसिक स्ट्रेंथ के या बेस स्ट्रेंथ के, किसके स्ट्रेंथ के, बेस स्ट्रेंथ के। बात समझ में आएगी? इसका मतलब आपको मेन चीज जो याद रखनी है वो ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर मेरे पास में Kb की वैल्यू इंक्रीज होती है तो pKb की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और pKb की वैल्यू डिक्रीज होगी
तो हमारे पास में जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। पीके की भी की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा हमारे पास में बेसिक स्ट्रेंथ होगी। समझ में आएगी ये वाली बात। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख से दे रही हूँ कि द वैल्यू ऑफ पीकेबी, देखो ऐसे लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ पीकेबी of any amines is less it cause its highest basic nature, ओके। सो ये हमारे पास में एक नोट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज मैंने आपको लिखवाई है इसको ज्यादा याद रखिएगा। KB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद किसके स्ट्रेंथ, किसकी स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के, किसकी स्ट्रेंथ के, बेसिक स्ट्रेंथ के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद PKB, है ना। ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या होगा, मैथमेटिकली फॉर्म में वो आपको देगा, मतलब हमें वैसे याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर आपको ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि वो हमें मैथमेटिकली फॉर्म में देगा KB की वैल्यूज, है ना। तो जितने भी हमारे पास में, ये हमें याद होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास में एलिफेटिक एमीन्स होते हैं, कितने होते हैं, एलिफेटिक एमीन्स, उनके लिए जो बेसिक वैल्यूज होती हैं या बेसिक, है ना, स्ट्रेंथ आती है, या बेसिक की KB की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास में आती है 10⁻³ टू 10⁻⁻⁴ इतनी आती है। बात समझ में आएगी। और जो हमारे पास में अमोनिया है ना, क्या है हमारे पास में, अमोनिया। तो अमोनिया के लिए जो बेसिक या KB की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू, KB की वैल्यू होती है, वो हमारे पास में कितनी होती है, 1.8 इंटू 10⁻⁻1 होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में बेसिक वैल्यू जो एलिफेटिक अमीन्स और हमारे पास में अमोनिया है उनकी वैल्यूज के बारे में दे रखा है। हमें इसके बारे में बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे नहीं है कि हमें एक एक वैल्यू रटनी है, बट हमें ये पता होना चाहिए कि इतनी हमें वैल्यूज यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में एलिफेटिक अमीन्स की वैल्यूज होती हैं। बात समझ में आता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड बिहेवियर की हम बात करेंगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के थ्रू हम लोग इनको कैसे समझ सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में देखो हम जनरली यहाँ पर बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। किसकी बात करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट की। अब देखो ये क्या बोलता है कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास में क्या है, 2 तरीके के होते हैं। क्या, कौन कौन से इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं हमारे पास में, एक होता है हमारे पास में प्लस आई इफेक्ट, एक होता है हमारे पास में माइनस आई इफेक्ट, ओके। तो हमारे पास में जनरली प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर मेरे पास में अटैच्ड होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप्स अगर मेरे पास में अटैच्ड होते हैं, तो मैं बोलती हूँ प्लस आई ग्रुप हो गए। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन, है ना, विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, तो इसका मतलब होगा कि वो हमारे पास में क्या है, माइनस आई ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास में अमीन्स का अगर मैं बात करती हूँ, तो हमेशा देखो इसमें बेसिक्स की बात करी जाए तो हम ऐसे बोलते हैं, व्हेन प्लस आई ग्रुप increases then basic nature of amines also increases। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर प्लस आई ग्रुप इंक्रीज होंगे तो जो बेसिक कैरेक्टर होगा वो भी हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू, किस वजह से, ड्यू टू द इजीली डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजीली, आसानी से आगे डोनेट हो पाएंगे, इसलिए हमारे पास में इनका बेसिक नेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल R है, ये मेरे पास में NH2 है,
मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई x है और इस x के साथ में मुझे इसको रिएक्शन करना है, तो जितना इजीली ये x को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएंगे उतना इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास में इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उतना ही जितना इजीली ये इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट हो पाएंगे उतना ज़्यादा हमारे पास में इसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमें चीज़ समझनी है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, देखो, तो अगर मैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलूं तो मेरे पास में जो प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स हैं, जैसे मैंने बोला RNH2, ये मेरे पास में प्राइमरी अमीन है। मेरे पास में है RRNH, ये मेरे पास में सेकेंडरी अमीन है। एक मेरे पास में है RRR और ये है N, ये मेरे पास में टर्शरी अमीन है। इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास में प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी अमीन्स हैं। अगर मैं प्लस आई ग्रुप्स की बात करूं तो यहाँ पर प्लस आई ग्रुप कितना है, 1 है। यहाँ पे प्लस आई ग्रुप कितना है, 2 है। यहाँ पे प्लस आई ग्रुप कितना है, 3 है। इसका मतलब क्या है, जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, क्या होगी हमारे पास में बेसिक स्ट्रेंथ, है ना। बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास में क्या होनी चाहिए कि जो 3 डिग्री अमीन है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद में 2 डिग्री की होनी चाहिए, उसके बाद में 1 डिग्री की होनी चाहिए। यही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताओ बेसिक स्ट्रेंथ हमारे पास में। पर आप देखेंगे कि ऐसा नहीं होता है, ये वाली बेसिक स्ट्रेंथ नहीं होती है। बेसिक स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है। कैसे होती है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, हमारे पास में जो बेसिक स्ट्रेंथ आती है, बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, वो हम 2 तरीके से देखेंगे। एक हम बात करेंगे, एक तो हम बात करते हैं अमोनिया, है ना। तो यहाँ हमारे पास में अगर मैं बात करूँगी तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होती है हमारे पास में पहले 2 डिग्री अमीन की, फिर होती है 1 डिग्री अमीन की, फिर होती है 3 डिग्री अमीन की, एंड देन अमोनिया। ठीक है, ये कहाँ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन में जब भी हम बात करेंगे अमीन्स की तो हमारे पास में, है ना, हमारे पास में सेकेंडरी अमीन्स की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, 1 डिग्री की कम होगी, फिर उसके बाद में 3 डिग्री होगा, फिर अमोनिया होगा, है ना। तो ये हमारे पास में क्या होता है, मोर बेसिक होता है, मोर बेसिक। और ये हमारे पास में क्या होता है, लेस बेसिक होता है। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास में हम 2 तरीके के सब्सटीट्यूटेड ले लेते हैं। एक तो हमने लिया है मिथाइल सब्सटीट्यूटेड, तो एक तो हमारे पास में है, ये हमारे पास में है 2 डिग्री अमीन, तो इसकी सबसे ज़्यादा होगी। फिर हमारे पास में होगी CH3NH2 की 1 डिग्री अमीन की, फिर हमारे पास में होगी CH3 का होल 3, है ना, और N इसकी होगी, एंड देन हमारे पास में क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। सिमिलरली वे में, तो ये तो हमारे पास में एक होगा। अगर मैं बोलती हूँ मैंने मिथाइल की जगह क्या ले लिया, इथाइल ले लिया, तो भी मेरे पास में यही सिस्टम रहेगा कि C2H5 और C2H5 सेकेंडरी अमीन्स जो होंगे वो ज़्यादा बेसिक नेचर के होंगे। उसके बाद में हो जाएंगे हमारे पास में C2H5NH2 प्राइमरी अमीन्स, उसके बाद में हमारे पास में हो जाएंगे C2H5 का होल 3N टर्शरी अमीन, एंड देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, अमोनिया। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, आप इसको बोल सकते हैं ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ। ये हमारे पास में बेसिक स्ट्रेंथ का क्या है बच्चों, ऑर्डर है इन एक्वस सॉल्यूशन, है ना। तो 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री से 3 डिग्री एंड फिर अमोनिया। अब यहाँ पर ये जो उल्टा कंसेप्ट हुआ है, होना तो क्या चाहिए था, देखो हमने प्रीवियस में पढ़ा था, होना तो हमारे पास में कॉन्सेप्ट ये चाहिए था कि 3 डिग्री अमीन इज मोर बेसिक देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारे पास में इस तरीके का हमें फिनोमेना देखने को मिल रहा है। इसके लिए पीछे देखो क्या है, कुछ रीजंस हैं, एंड दैट रीजंस आर कि यहाँ पर 2 इफेक्ट, ये जो फैक्टर है, ये जो ऑर्डर है, इसको 2 चीजें अफेक्ट करती है ना। द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ऑफ अमीन्स affected by 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर से ये अफेक्टेड है। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास में होता है यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस। फर्स्ट फैक्टर हमारे पास में यहाँ पर क्या है, स्टेरिक हिंड्रेंस। व्हाट इज स्टेरिक हिंड्रेंस, देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अमोनिया है
और इसके पास में अमोनिया के पास में जो हमारे पास में जैसे यहाँ पर देखो, मैं इसमें यहाँ पर एक बार बना के दिखाती हूँ। ये मेरे पास में अमोनिया है और ये मेरे पास में मान लीजिए R ग्रुप अटैच्ड है। दीज आर दी R ग्रुप्स और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है कि ये जो R ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पर कोई X ग्रुप यहाँ पर आना चाहता है, अटैच्ड होना चाहता है, तो इसको देना है। तो ये जो R ग्रुप है ये इतने बड़े साइज के ग्रुप हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, इस लोन पेयर को जगह ही नहीं दे रहे हैं, या ये जो इस पर जाकर ये क्या कर सके, अटैक कर सके। मतलब इसको स्टैटिकली इन्होंने हिंडर्ड कर रखा है। क्या कर रखा है, स्टैटिकली यहाँ पर हिंडर्ड हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टैटिकली हिंडर्ड हो रहा है। हिंडर्ड का मतलब क्या है, चारों तरफ से इसको घेर रखा है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बाहर जा ही नहीं सकते। जब बाहर ही नहीं जा सकते तो वो एक्स के ऊपर क्या नहीं कर पाएंगे, अटैक नहीं कर पाएंगे। और अटैक नहीं कर पा रहे हैं तो बेसिक नेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो स्टैटिक हिंड्रेंस की वजह से भी कई बार हमारे पास में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो 3 डिग्री अमीन्स हैं, उनके अंदर स्टैटिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उनका जो बेसिक नेचर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है या जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन पर, वो इजीली डोनेट नहीं कर पाते हैं, वो स्टैटिकली हिंड्रेंस की वजह से। और इस वजह से हमारे पास में उसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। समझ में आती है बात। तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, लोन पेयर एक्सेप्टर्स एटम्स फ्रॉम नाइट्रोजन एटम not approach easily सॉरी ये easily है, easily towards the nitrogen atom because all 3 alkyl group are bulky and they interact with each other and show steric hindrance। ओके, तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये क्या होते हैं, इफेक्ट नहीं हो पाते हैं ना। और आगे हम इस पे लिख लेते हैं कि दिस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल for less protonation and solvation of tertiary amines। okay, tertiary amines। ओके, टर्शियरी अमीन से क्या होते हैं, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड रीजन हमारे पास में यहाँ पर क्या है, देखो सेकंड रीजन है हमारे पास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकंड रीजन क्या है हमारे पास में, एक तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या कहता है कि हमारे पास में जो प्राइमरी और सेकेंडरी से जो कॉन्जुगेटेड बेस बन रहे हैं, है ना, एक्वस सॉल्यूशन में, दे आर मोर स्टेबल। देखो कैसे है ना, the conjugated base, conjugated acid formed by the primary and secondary amines are more, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं amines in
aqueous solution is more stable than the conjugated acid formed by tertiary amines. ओके, कैसे देखो, द स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द, और यहाँ पर क्या है, द स्टेबिलिटी, द यहाँ बोलेंगे दिस स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, ये स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू. देखो कैसे, देखो ये मेरे पास में है प्राइमरी अमीन, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, दैट इज N R, ये हो गया N, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है. ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करती हूँ, है ना, तो जैसे मैंने वाटर लिया, ये मेरे पास में वाटर है, और यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया है, वाटर ले लिया है. ओके, ये मेरे पास में क्या है, प्राइमरी अमीन्स. ओके, एक मैं ले लेती हूँ सेकेंडरी अमीन्स, तो मेरे पास में यहाँ पर देखो क्या है, सेकेंड डिग्री अमीन है. कैसे है सेकेंड डिग्री अमीन, देखो मेरे पास में है R, और ये मेरे पास में है N, और ये मेरे पास में है R, है ना, ये ही मेरे पास में एक H बचा हुआ है. तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो यहाँ पर देखिए एक ही वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा, और एक मैं ले लेती हूँ 3 डिग्री अमीन, है ना, और इस 3 डिग्री अमीन में देखो आप R N R, ये भी हमारे पास में R है, ये मेरे पास में लोन पेयर ऑफ है. तो यहाँ देखो इसमें मेरे पास में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये हो रही है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे पास में ये हो रही है, इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन है ही नहीं, है ना, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एटम हमारे पास में है ही नहीं, तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर. अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्वस फेज में क्या है, बेसिक नेचर भी शो नहीं करेंगे, है ना. यहाँ पर देखो कितने सारे दो तरीके के हाइड्रोजन, 2 बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर एक बार हो रही है, पर यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, पता है. तो ड्यू टू दिस हमारे पास में जो एक्चुअल में कैरेक्टर होता है, या एक्चुअल में ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. 2 डिग्रीज मोर बेसिक देन 1, देन 3 डिग्री, एंड देन अमोनिया. ये आपको याद होना चाहिए. किसमें है, एक्वस फेज में. किसमें है, एक्वस फेज में, पानी के अंदर. अब मैं आपको एक और चीज, बहुत मजेदार वाली चीज बताती हूँ. बेसिक नेचर और ऑर्डर ऑफ amines in gaseous phase. गैसियस फेज का क्या मतलब होता है, कि मैंने उसको सॉल्वेंट क्या लिया है, गैसियस फेज में लिया है. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास में चेंज हो जाएगा. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ क्या रहेगा, 3 डिग्री इज मोर बेसिक, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, एंड देन अमोनिया. दिस इज द ऑर्डर इन गैसियस फेज. कौन से फेज में, गैसियस फेज में. गैसियस फेज क्यों होता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इन गैसियस फेज, इन गैस फेज द प्लस आई इफेक्ट is more dominant as compared to hydrogen bonding and steric hindrance. ओके मेरे बच्चों, समझ में आ जाएगा. तो आज हमने बेसिक नेचर के बारे में बताया है. केमिकल प्रॉपर्टी जब हम स्टार्ट कर देंगे तो ये बेसिक कैरेक्टर के बारे में हम वहाँ पर पढ़ते हैं. अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए पढ़ा है, एलिफेटिक अमीन्स के लिए.
नाउ वी कम टू द एरोमेटिक अमीन्स, है ना। एरोमेटिक अमीन्स के लिए भी हमें बेसिक नेचर पढ़ना होगा। तो एरोमेटिक अमीन्स के लिए हम बात करते हैं बेसिक नेचर ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। देखो एरोमेटिक अमीन्स हमारे पास में कैसे बेसिक नेचर शो करते हैं। देखो हमारे पास में बेसिकली हम एरोमेटिक अमीन्स की जब भी बात करेंगे तो मेनली हम एनिलीन की ही बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड एनिलीन। बेंजीन रिंग पर हमने एक NH2 ग्रुप को अटैच किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एनिलीन। ओके, ये जो एनिलीन है इसमें देखो क्या होता है, ये जो है ना बेंजीन रिंग है ना। जो बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग वो मेरे पास में क्या है, -R ग्रुप होती है। कैसा ग्रुप है, -R। -R मीन्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होता है। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विदड्रॉ करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होती है तो ये क्या करती है, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो जाते हैं, सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन present on nitrogen atom shifted towards benzene ring and delocalized all over the ring, है ना। hence they are not easily protonated. So the basic nature of aniline डिक्रीजेस। तो एनिलीन का बेसिक नेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता है, देखो कैसे करेंगे। अब रेजोनेंस करती है ये, है ना। दे शो रेजोनेंस कैसे रेजोनेंस करेगी, देखो ये मेरे पास में है एनिलीन 1 2 3 बॉन्ड, ये मेरे पास में है NH2 और ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये -I इफेक्ट शो कर रही है, -R इफेक्ट शो कर रही है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो मेरे पास में रिंग बनेगी ऐसे। ये बॉन्ड हमने छेड़ा नहीं है, ये बॉन्ड हमने छेड़ा नहीं है। नेगेटिव चार्ज कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, और ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या होगा। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हमारे पास में किसकी है, कॉन्जुगेशन की, या मैं इसको बोल दूं रेजोनेंस की कंडीशन है। जब भी हमारे पास में ऐसे कंडीशंस आ जाए, देखो कोई डबल बॉन्ड आ जाए, फिर सिंगल बॉन्ड आ जाए, कोई नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए, और फिर कोई नेगेटिव चार्ज आ जाए, डबल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए, और कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, या फिर डबल बॉन्ड आ जाए, सिंगल बॉन्ड आ जाए, कोई ऐसा एटम जुड़ा हो जिसके ऊपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। तो ये सभी कंडीशंस हमारे पास में किसकी होती है, रेजोनेंस की होती है। किसकी होती है बेटा, रेजोनेंस की होती है। ये हमें समझने वाली बात है। अब बेसिक्स हैं ये पूरे हमारे पास में हमने पढ़ रखे हैं। तो हमारे पास में रेजोनेंस होगा, तो अब पाई इलेक्ट्रॉन ये यहाँ आएंगे, तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास में इस पोजीशन पर आ जाएंगे। तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा, हमारे पास में बनेगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो बनेगा, इसमें बॉन्ड इधर आ गया, इधर है पहले से, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये वाला पार्ट जो होगा वो सेम ही रहेगा। फिर हमारे पास में देखो क्या बनेगा, वापस से हमारे पास में रेजोनेंस बनेगा कि ये तो यहाँ चला जाए और ये वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस वाली पोजीशन पर आ जाए। तो हमारे पास में देखो क्या बन जाएगा, तो ये मेरे पास में बन गया बॉन्ड, इधर बन गया, इधर बन गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड NH2 बन गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखो यहाँ पर एक और चीज बन सकती है। क्या बन सकता है कि ये वाली जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वापस इधर आ जाए, ये पाई इलेक्ट्रॉन वापस नाइट्रोजन के पास चले जाए। तो मेरे पास में क्या बन सकता है, मेरे पास में एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा जिसके अंदर हम बोलेंगे बॉन्ड एक बार इधर है, एक बार इधर है, एक बार इधर है, और ये मेरे पास में हो गया NH2। ठीक है, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे अगर हम, तो हम यहाँ पर देखो ऐसे लेन बनाएंगे। ये मेरे पास में मॉलिक्यूल होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी कार्बन पर क्या हो रहे हैं,
डीलोकलाइज्ड हुए हैं। अब क्योंकि बेंजीन रिंग पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पर हम नेगेटिव लगा देंगे। यहाँ पर नाइट्रोजन पर हमारे पास में क्या आया था, पार्शियल पॉजिटिव आया था, ये डॉट डॉट लाइन। यहाँ पर आया था पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर आया था पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर भी आया था पार्शियल नेगेटिव। तो इसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, तो यहाँ पर देखो कि जो नाइट्रोजन पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी जगह जाने के बजाय, मतलब दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ में अटैक करने के बजाय या उसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन के बजाय क्या हो रहे हैं, बेंजीन रिंग की तरफ ही शिफ्टेड हो रहे हैं। और क्योंकि बेंजीन रिंग के शिफ्टेड होने के बाद में और डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, कभी इस कार्बन पे कभी इस कार्बन पे कभी उस कार्बन पे, तो उस वजह से क्या होता है, टाइम लग रहा है। तो ये नाइट्रोजन अवेलेबल ही नहीं हो पा रहे हैं। अगर नाइट्रोजन इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे तो हम ये बोलेंगे इसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जितने भी हमारे पास में एरोमेटिक अमीन्स होते हैं, ठीक है ना, एरोमेटिक अमीन्स are less basic than the aliphatic amines. Always remember aliphatic amines. ये हमारे पास में नोट है, इसको आप अच्छे से याद रखें। जितने भी हमारे पास में एरोमेटिक अमीन्स होते हैं दे आर लेस बेसिक देन द एलिफेटिक अमीन्स। ओके, बात समझ में आएगी बच्चों? मेरे को लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हमारे पास में हम यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, है ना, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन aromatic amines. Basic nature of aromatic amines. Basic nature of aromatic amines. ओके, इसको देखो हमको 2 पॉइंट्स में ही समझना है। क्या क्या है हमारे पास में वो 2 पॉइंट, कि हमको क्या देखना है कि इफ प्लस आर ग्रुप और प्लस आई ग्रुप, है ना, और मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स are present on benzene ring, then basic nature of aniline increases, है ना। जैसे कि मैंने बोला, मेरे पास में मान लीजिए ये मेरे पास में कोई एनिलीन है ना, और इस एनिलीन के ऊपर किसी भी पोजीशन पर मान लीजिए कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है ई, और ये ग्रुप कैसा है, प्लस आई ग्रुप हो सकता है, प्लस आर ग्रुप हो सकता है ना, या तो प्लस आई ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होना चाहिए। अगर ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा तो बेंजीन रिंग नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगी ही नहीं, है ना, और वो इलेक्ट्रॉन इससे लेगी ही नहीं, और जब नहीं लेगी तो हमारे पास में बेसिक नेचर क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये वाली बात आपको समझ में आएगी बेटा? सिमिलरली वे में हम बोलते हैं, सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास में है वो है कि इफ माइनस आई और माइनस आर ग्रुप अटैच्ड ऑन द aniline substrate, then basic nature decreases। क्या हो जाएगा हमारे पास में, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि वो इजीली क्या कर पाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। जब वो बहुत ज़्यादा तेजी से विड्रॉ करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, एनिलीन कभी भी स्ट्रक्चर नहीं दे पाएगा, या एनिलीन जो होगा वो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, उसके पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो इजीली डोनेट नहीं कर पाएगा, और इजीली डोनेट नहीं करेगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बेसिक चीज कि उसका बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास में है एनिलीन और ये मेरे पास में है NH2, अगर इसके ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है E और वो क्या है, माइनस आई ग्रुप है या फिर
माइनस R ग्रुप है, तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बेंजीन से विड्रॉ करेगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो बेंजीन किससे लेगी, नाइट्रोजन से ले लेगी। क्या ये वाली बात समझ में आती है क्या? और बेसिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आएगी? तो मैं बोलती हूँ कि प्लस आई या फिर हम बोलते हैं कि प्लस आर ग्रुप होगा तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बेसिक कैरेक्टर के, बेसिक कैरेक्टर के। ये आपको याद रखने के लिए। और अगर माइनस आई ग्रुप जुड़ा होगा या माइनस आर ग्रुप जुड़ा होगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, बेसिक कैरेक्टर के। ओके, बेसिक कैरेक्टर। ये शॉर्ट ट्रिक है लर्न करने की, ये आपको लर्न होनी चाहिए। इसे मैं एक ब्रैकेट में लिख देती हूँ। ओके, तो ये हमारे को पता होनी चाहिए, ये हमारे पास में इम्पॉर्टेंट है। ओके बेटा, अब हमारे पास में है, नेक्स्ट है हमारे पास में, सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास में है कि हम यहाँ पर क्या ले लें, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पोजीशंस पर कि नाइट्रो ग्रुप कहाँ कहाँ लगा हुआ होगा, उसके बेसिस पे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिएक्शन कर सकते हैं। देखो, जब हमने लोगों ने स्ट्रक्चर डिनोट किया था तो हमारे पास में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्या आ रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कि अगर सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास में ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर जुड़ा होगा तो हमारे पास में बेसिक कैरेक्टर उसका ज़्यादा कम होगा, और अगर हमारे पास में मेटा पोजीशन पर जुड़ा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो कैसे कि इसमें अपन क्वेश्चन के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। देखो अपन कैसे लिखेंगे, नाइट्रो ग्रुप attached on ortho, para and meta position। आई होप आपको बेंजीन रिंग पर पोजीशंस पता होंगी। तो यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास में कि जैसे मैंने बोला, पहले मैंने बोला मेटा नाइट्रो एनिलीन, ये मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है। तो मेटा नाइट्रो एनिलीन हमारे पास में क्या है कि मेरे पास में नाइट्रो NH2 तो है ही है, और मेटा पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। देखो, ये मेरे पास में बेंजीन रिंग है, ये मेरे पास में NH2 है, और ये मेरे पास में है नाइट्रो। तो नाइट्रो को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये मेरे पास में एक ग्रुप है ना। अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूँ तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो आप, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास में कैसे हो जाएंगे। ये मेरे पास में देखो, ये हो गया हमारे पास में बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, ये हो गया हमारे पास में N डबल बॉन्ड O और ये O, और ये मेरे पास में हो गया है NH2। ठीक है, तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर आते हैं तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन किधर आएंगे, इधर। तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड O और ये O, है ना। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये हो गया NH2 पॉजिटिव। ओके, फिर अगर मैं इसको बोलती हूँ ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर है N डबल बॉन्ड O और ये हो गया O, और ये जो है बेसिकली ऊपर वाला पार्ट सेम रहेगा। फिर मैं बोलती हूँ दोबारा से जा सकता है, अगर ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर चले जाएंगे, तो ये हमने बोला फिर एक और स्ट्रक्चर बन जाएगा 1 2, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ हमारे पास में N डबल बॉन्ड O और ये O है, और ऊपर वाला पार्ट अभी भी हमारे पास में सेम। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं यहाँ पर फिर से बनाना चाहूँ तो देखो हम क्या बना सकते हैं, ये मेरे पास में मॉलिक्यूल हो गया, बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, उसमें देखो क्या होगा, ये तो यहाँ आ जाएगा, तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर, ये हमारे पास में हो गया NH2 सेम मॉलिक्यूल, और ये हमारे पास में हो गया N डबल बॉन्ड O और ये O, है ना। इस मॉलिक्यूल में देखो, ये तो हमारे पास में है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ये मेरे पास में है, ये मान लीजिए A है ना, ये मेरे पास में है B, ये मेरे पास में है C, ये हो गया मेरे पास में D, और ये मेरे पास में हो गया E, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, इसमें मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो इसको B C और जो D है
ये तो मेरे पास में क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर है। उसके अलावा हमारे पास में देखो यहाँ पर ए और जो ई है वो क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर। देखो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हुए हैं यहाँ पर, केवल 3 है ना। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 3। समझ में आए की बात। मतलब ये जो नाइट्रो ग्रुप है, जो मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप है, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ये पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसके लिए लिखेंगे नाइट्रो इन मेटा नाइट्रो in meta nitro aniline, the nitro group does not participating in resonance ओके, रेजोनेंस। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे किसी के, वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखनी है ये वाली बात, ठीक है। तो मेटा नाइट्रोबेंजीन जो है उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 ही बनते हैं। अब आपके पास में ये आपके लिए क्वेश्चन है और होमवर्क क्वेश्चन है, आपको मुझे ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रो एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, आप वो ड्रॉ कीजिएगा। जब नहीं आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर सीइंग।